यह सवाल जेसन से आया है, जो पूछते हैं, एक परमाणु पनडुब्बी कक्षा में कितने समय तक टिक सकती है। उत्तर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वह कारण नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। पनडुब्बी फटेगी नहीं भाई। पनडुब्बी के ढांचे इतने मजबूत होते हैं कि वे पानी के 50 से 80 वायुमंडल के बाहरी दबाव को सहन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हवा से एक आंतरिक वायुमंडल के दबाव को रोकने में कोई समस्या नहीं होगी था। और संभवतः पनडुब्बी का ढांचा काफी हद तक हवा को बंद रखने में सक्षम होगा। हालांकि पानी रोधी सील्स हवा को रोक नहीं सकती हैं। तथ्य यह है कि 50 वायुमंडल के दबाव के तहत पानी ढांचे से गुजर नहीं सकता। यह सुझाव देता है कि जब पनडुब्बी अंतरिक्ष में हो तो हवा जल्दी से नहीं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि पनडुब्बियां दो स्क्रबर का उपयोग करती हैं, जिन्हें शक्ति के साथ अनिश्चित काल तक चलाया जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन की बात कुछ और है। परमाणु पनडुब्बियां पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए बिजली का उपयोग करती हैं। अंतरिक्ष में पानी नहीं है, इसलिए वे अधिक हवा का निर्माण नहीं कर सकेंगे। वे कम से कम कुछ दिनों के लिए जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन संग्रहित करते हैं, लेकिन अंततः वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन वास्तव में बड़ी समस्या अत्यधिक गर्मी की होगी, क्योंकि अंतरिक्ष महासागर की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो यह पूरी तरह सही नहीं है। अंतरिक्ष निश्चित रूप से बहुत ठंडा है, लेकिन अगर आप और भी ज्यादा बारीकी से सोचने वाले हैं, जैसा कि मैं हूं, तो यह दो अलग अलग मायनों में सच है। पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष ठंडा लगता है, क्योंकि यह बहुत खाली है। आपके चारों ओर गर्म वातावरण के बिना जो आपके पास गर्मी लौटाए, आप सामान्य से बहुत तेज गति से विकिरण के माध्यम से गर्मी खो देते हैं। लेकिन पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष वास्तव में गर्म होता है। इसका गंभीर कारण यह है कि तापमान कणों के संग्रह की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, और पृथ्वी के पास अंतरिक्ष में अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हजारों डिग्री हो सकती है। हालांकि इससे अंतरिक्ष गर्म महसूस नहीं होता भाई। जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैंने अपने पिता को धातु ग्राइंडर का उपयोग करते देखा था। जब भी धातु ग्राइंडिंग व्हील से छूता, हर जगह चिंगारियां उड़ती, कभी कभी उनके हाथों और कपड़ों पर बरसात के रूप में गिरती। मैं नहीं समझ सका कि वे उन्हें चोट क्यों नहीं पहुंचाते थे। आखिरकार चमकती चिंगारियां कई हजार डिग्री की थीं। बाद में मैंने सीखा कि चिंगारियां उन्हें चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि वे बहुत छोटी थी। उनके द्वारा लाई गई गर्मी शरीर में किसी चीज को गर्म किए एक छोटी त्वचा के हिस्से से अधिक कुछ नहीं गर्म कर सकती थी। अंतरिक्ष में गर्म अणु मेरेता की मशीन दुकान की चिंगारियों की तरह हैं। वे गर्म या ठंडे हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं और उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वे आपके तापमान को बहुत ज्यादा नहीं बदलते। इसके बजाय आपका गर्म करना और ठंडा करना इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी गर्मी पैदा करते हैं और वह कितनी जल्दी आपके अंदर से बाहर निकलती है। और यह वह व्यावहारिक कारण है कि अंतरिक्ष गर्म होता है। आपके सतह से गर्मी को ले जाने के लिए हवा या पानी के बिना आप संचरण या संवहन के माध्यम से गर्मी नहीं खोते हैं, केवल विकिरण के माध्यम से, जो अक्सर ठंडा करने का बहुत प्रभावी तरीका नहीं होता। अधिकांश मानव वहन करने वाले अंतरिक्ष यान के लिए बड़ी समस्या गर्म रहना नहीं है, बल्कि ठंडा रहना है। और एक परमाणु पनडुब्बी केवल मनुष्यों को नहीं ले जा रही है, बल्कि ये एक 200 मेगावाट परमाणु रिएक्टर ले जा रही है। सैन्य पनडुब्बियों में परमाणु रिएक्टरों की दक्षता पर अच्छे आंकड़े प्राप्त करना कठिन है, लेकिन नागरिक रिएक्टरों पर आधारित एक साधारण अनुमान यह है कि रिएक्टर की ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा या लगभग 100 मेगावाट गर्मी सामान्यतः समुद्री पानी द्वारा नष्ट होती है। लेकिन फिर से अंतरिक्ष में पानी नहीं है। बिना ठंडक के 200 मेगावाट परमाणु रिएक्टर में पूरी पनडुब्बी को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करता है। पनडुब्बी 1 घंटे के भीतर मानव जीवन के लिए बहुत गर्म हो जाएगी। लेकिन परमाणु रिएक्टर इस तरह से पनडुब्बी को गर्म करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो इसके बजाय गर्मी रिएक्टर के अंदर इकट्ठा होती जाती और अंत में वह पिघल जाता। ऐसा लगता है कि एक परमाणु पनडुब्बी को कक्षा में रखना एक बुरा विचार है, लेकिन कक्षा से बाहर निकलने के लिए पनडुब्बी को पर्याप्त धीमी गति से चलाना होगा ताकि वातावरण को टक्कर दे सके, जो उसे बाकी रास्ते पर धीमा कर देगा। रॉकेट के बिना इसके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तकनीकी रूप से पनडुब्बी के पास रॉकेट होते हैं। समस्या यह है कि वे पनडुब्बी से जुड़े नहीं हैं। मिसाइल लॉन्च करना पनडुब्बी को प्रभावी रूप से आगे नहीं बढ़ाएगा है, लेकिन उन्हें जुड़े होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस उल्टा करने की आवश्यकता है। अगर एक परमाणु पनडुब्बी द्वारा ले जाए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्यूबों में उल्टा रखा जाए, तो वे प्रत्येक एक बड़ी परमाणु पनडुब्बी की गति को लगभग 4 मीटर प्रति सेकंड बदल सकती हैं। एक सामान्य डीऑर्बिटिंग गतिविधि के लिए लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है कि ओहायो क्लास पनडुब्बी द्वारा ले जाए जाने वाली 24 ट्राइडेंट मिसाइलें इसे कक्षा से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। अब क्योंकि पनडुब्बी में गर्मी को हटाने वाली एब्लेटिव टाइल्स नहीं होती, और क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति पर एरोडायनामिक रूप से स्थिर नहीं होती, तो यह वातावरण में घुसते ही जरूर लड़खड़ाएगी और टूट जाएगी, जिसके टुकड़े हवा में बिखर जाएंगे या फिर सैकड़ों नॉट्स की रफ्तार से जमीन में धंस जाएंगे। यदि आप पनडुब्बी में सही दरार में खुद को समेटते हैं और एक त्वरक सोफे में बंधे होते हैं, तो आपके पास वातावरण में तेजी से मंदी से जीवित रहने का एक बहुत ही छोटा मौका है। फिर आपको जमीन से टकराने से पहले पैराशूट के साथ मलबे से बाहर कूदने की आवश्यकता होगी। यदि आप कभी ऐसा प्रयास करते हैं, तो मेरे पास एक सलाह है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मिसाइलों के डेटोनेटर को अक्षम करना याद रखें।